नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सा और आपका स्वागत है डिस्टेंस लर्निंग के डेली क्विज डिस्कशन में। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए सूचना कि वीडियो के अंत में एक मेंस के लिए उत्तर दिया गया है। आप उसे 250 शब्दों में लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, मैं उसे चेक कर दूंगा आपके लिए। दूसरी बात यह है कि आपका जो भी स्कोर बने उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। 3 या 3 से ज्यादा आपका स्कोर आता है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, सही उत्तर देते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी है, ये मानकर आप चलें। पहला प्रश्न देख लेते हैं, ये चार्टर अधिनियम से संबंधित है। हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। प्रश्न पूछता है कि चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको परीक्षण करना है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। दूसरा कथन कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ कर दी गई थी। तीसरा कथन कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया था। और चौथा और आखिरी कथन कहता है कि इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की थी। प्रश्न आप मतलब कथन आपके पास 4 है यहाँ पर, और उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो है डी। कैसे डी? क्योंकि इसमें बोला गया है कि इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की थी। ये कथन बिल्कुल गलत होता है और हमको यहाँ पर कथन का ही परीक्षण करना था। यहाँ पर गलत कथन को ही हमको बताना था कि कौन सा गलत कथन है। तो जो डी है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्रदान की गई थी, ना कि चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है। 1793 से 1853 के दौरान पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। आप यह बताइए कि चार्टर क्या मतलब क्या होता है, चार्टर अधिनियम क्या होता है। देखिए, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी संस्था होती है, तो उसका एक संविधान होता है। ठीक है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके हिसाब से वो कार्य करता है। उस जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझिए, हमारे यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य होंगे, कैसे किसी को बाहर निकाला जा सकता है, जनरल असेंबली काम कैसे करेगी, सुरक्षा परिषद कैसे काम करेगी, किसी पे आर्थिक प्रतिबंध कैसे लगाएंगे, ये सारी बातें ये सारी बातें जो यूएन का चार्टर है, मतलब कि यूएन का संविधान है, उसमें लिखी गई है। अब यहाँ पे चार्टर अधिनियम का मतलब यह है कि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत पर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसे दिशा निर्देश देने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम पारित करे जाते थे कि भाई अब आपको ऐसे करना है, अब आपके सामने हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाएंगे जो आपको रेगुलेट करेंगे। मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते, जो ब्रिटिश संसद है उससे पूछना पड़ेगा आपको। तो इसलिए चार्टर एक्ट पारित किए जाते थे। 1793 से 1853 तक चार्टर एक्ट पारित किए गए। इसके बाद आपको याद है कि 1857 की क्रांति हुई थी, और उसके बाद जो एक्ट आया था उसने ब्रिटेन का शासन प्रत्यक्ष रूप में भारत पर स्थापित कर दिया गया था। इससे पहले भारत पर कौन शासन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? ब्रिटेन की थी। इतनी बात समझ में आई आपको? मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। आगे हम इसके बारे में जानते हैं, एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में। तो इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के लिए भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की गई थी, और इस संबंध में एक मेकाले समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 1857 में मेकाले समिति का गठन किया गया था, जो सिविल सेवा में भर्ती एवं चयन से संबंधित है। आगे इसमें कहा गया है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। ये 6 नए सदस्यों की जो नियुक्ति है, एक सभा बनाती थी, और इसको कहा जाता था भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ये एक लघु संसद के रूप में काम करती थी, मतलब कि जो हमारे नियम कानून हैं वो सब निर्माण काम इसका था, इसीलिए इसे लघु लघु संसद भी कहा जाता था। अब इस प्रकार जो गवर्नर जनरल का काम था वो विधान परिषद और प्रशासनिक जो कार्य थे वो अलग अलग हो गए थे। मतलब कि कानून बनाने वाला कार्य अलग व्यक्ति करते थे, जो 6 लोग ये करते थे, और प्रशासनिक काम अलग व्यक्ति करते थे। ठीक है, तो ये हमने हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से संबंधित है। क्वेश्चन बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का परीक्षण करना है। पहला कथन कहता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय
इसका नोडल मंत्रालय है। मतलब ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये किसको रिपोर्ट करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कथन एक यह कहता है। दूसरा कथन यह कहता है कि यह योजना का लक्ष्य देश में लगातार गिर रहे बाल लिंग अनुपात में सुधार इसका लक्ष्य है। तीसरा कथन कहता है कि वर्तमान में इसे देश के समस्त जिलों में लागू कर दिया गया है। नीचे आपके पास चार कथन मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही, यहाँ पे देखिए, सही जो हमारे पास ऑप्शन है उसका परीक्षण करना है। चार ऑप्शन आपके पास है, उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो बी मतलब कि कथन 2 और कथन 3 बिल्कुल सही है। कथन 1 गलत है। क्यों गलत है, यहां पर आप देखिए। पहले हम जान लेते हैं कि ये जो योजना है क्या, बाल लिंग अनुपात में लगातार गिरती हुई दर को रोकने के लिए एवं इसमें सुधार करने के लिए जनवरी 2015 में इस योजना को हरियाणा के पानीपत से देश के 100 गंभीरतम जिलों में प्रारंभ किया गया था। 100 गंभीरतम जिले मतलब कि जहां पर महिलाओं का लिंग अनुपात बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की स्थिति क्या होगी उसे लिंग अनुपात कहते हैं। मान लीजिए 900 है, मतलब 1000 पुरुषों पे 900 महिलाएं हैं, तो ये बहुत गलत लिंग अनुपात है। इसलिए जो 100 गंभीरतम जिले थे वहां पर इसे चालू किया गया था। कब चालू किया था? जनवरी 2015 में। कहां से चालू किया था? हरियाणा के पानीपत जिले से, ठीक है। किंतु हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखे और इस योजना को उन्होंने देश के समस्त जिलों में, वर्तमान समय में लगभग 640 जिले हैं और 640 जिलों में ही ये योजना लागू कर दी गई है, ठीक है। अब अगर मैं आपको विभाजित करके बताऊं तो 161 जिलों के अलावा 244 जिलों में बहु क्षेत्रीय हस्तक्षेप मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन शामिल होगा। मतलब कि केवल वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में ही अपना ध्यान फोकस नहीं करेंगे, वो और भी चीजों में फोकस करेंगे महिलाओं के संबंध में ध्यान को। जैसे कि वो किस परिस्थिति में रह रही हैं, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है या नहीं, और भी जो चीजें हैं जो महिलाओं से संबंधित होती हैं उसको लेके ये मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन 244 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बाकी जो 245 जिले हैं इनमें सतर्क जिला मीडिया सिफारिश और आउटरीच के माध्यम से कवर किया जाएगा। मतलब कि अलग अलग प्रकार से ये योजना है, ये 235 जिलों में जनता तक पहुंचाने की कोशिश केंद्र सरकार करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि यहां पर लिखा हुआ था कि ये जो योजना है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। नहीं भाई, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की त्रिमंत्रालय प्रयास है। मतलब कि 3 मंत्रालयों ने मिलकर इस योजना को चालू किया है। इसमें केवल एचआरडी मिनिस्ट्री मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है, 2 मंत्रालय और हैं। कौन कौन से हैं वो? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। लक्ष्य क्या है योजना का? लिंग अनुपात को बढ़ा, मतलब जो है 1000 की तुलना में इसको लगभग बराबर लाना, बालिकाओं बच्चों के उत्तरजीविका और संरक्षण को सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित है। क्वेश्चन बोलता है कि दक्षिण भारत की नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही जमाइए। मतलब कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में इधर कौन कौन सी नदी आती है आपको यहाँ पर जमाना है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर आप इसका उत्तर दीजिए। आपको मैं देता हूं 10 सेकेंड इसको उत्तर देने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों कुल मिला के इसमें 5 नदी दी गई हैं। नदियों के नाम एक बार बता दे रहा हूं, गोदावरी, पेन्नार, पलार, कावेरी और वैगई। ये नदी हैं। इनको उत्तर में कौन सी नदी है और फिर उस हिसाब से आपको दक्षिण की तरफ आना है। तो इस प्रकार ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको जमाना है। उत्तर मैं आपको बताता हूं, इसका उत्तर है ए। बिल्कुल जो ए मैंने आपको बताया था, गोदावरी, पेन्नार, पलार, कावेरी और वैगई। मैप की मदद से समझिए कि इनकी लोकेशन कहां कहां पर है। यहां पर आप देख रहे हैं गोदावरी नदी, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं पेन्नार नदी।
यहाँ पर देख रहे हैं आप पलार नदी, ठीक है, इधर आती है नीचे कावेरी, और एक जो नदी बसती है जो यहाँ मैप में नहीं दी गई है वो है वैगई। वैगई की लोकेशन यहाँ पर है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, वैगई की लोकेशन कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो इतनी नदी आपने देख ली है, और आप इस मैप में देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नदी है। हालांकि कुछ दिन बाद हम मैप स्टडी चालू करेंगे, पूरा जितना भी विश्व का मैप है, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, रिवर्स हैं, पहाड़ पठार पर्वत, सबको कंप्लीट करेंगे हम। आप उसकी टेंशन ना लें, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारी समितियों से संबंधित क्वेश्चन है, गवर्नेंस से संबंधित है अल्टीमेटली। निम्न में से कौन सी समिति पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित है? अब एक बार बताओ कि पश्चिमी घाट कहाँ पे है? देखिए पश्चिमी घाट ये आपके सामने रहा। हमारे पास दो घाट हैं, एक है वेस्टर्न घाट और एक है ईस्टर्न घाट जो इधर है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हॉटस्पॉट एरिया क्रिएट करता है। वहीं जो पूर्वी घाट है तुलनात्मक रूप से वो कम इंपॉर्टेंट, लेकिन पश्चिमी घाट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी समिति बनाई गई थी, आप मुझे बताइए। क्या गडगिल समिति बनाई थी, क्या कस्तूरी रंगन समिति बनाई थी, या जयकर समिति बनाई गई थी? नीचे कूट दिए गए हैं, आपको इनका परीक्षण करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर देने के लिए 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। सी का मतलब कि कथन 1 और कथन 2, मतलब कि जो गडगिल समिति है और कस्तूरी रंगन समिति है दोनों सही हैं। कैसे सही हैं? पश्चिमी घाट की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए मनमोहन सरकार ने गडगिल समिति पहले बनाई थी। इस समिति ने 2011 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में लिखा गया था कि भाई ये जो पश्चिमी घाट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र, मतलब कि ईएसए के रूप में इसे नामित किया गया था। गडगिल समिति ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसे केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्य में से कोई भी सहमत नहीं था, क्योंकि कस्तूरी रंगन समिति का कहना था कि इस क्षेत्र में आप कोई भी इंडस्ट्री मत लगाइए, यहाँ पर कोई भी आर्थिक गतिविधि मत कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी राज्य है ना, यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात की सीमा लगती है, नीचे महाराष्ट्र आता है, फिर गुजरात वो गोवा जाता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर केरल आता है। तो इन सब राज्यों ने इसमें बोला था कि कस्तूरी रंगन समिति हमें ठीक नहीं लगती है। तो 2013 में इसने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, इन राज्यों ने सो माना नहीं। केंद्र सरकार से सिफारिश की कि भाई कुछ करो, केंद्र सरकार ने कहा रुको रुको कुछ करते हैं। तो केंद्र सरकार ने एक नई समिति बना दी जिसे कहते हैं कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति ने गडगिल रिपोर्ट के द्वारा सुझाए गए पश्चिमी घाट के 64% क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत लाने के बजाय सिर्फ 37% क्षेत्र को इसमें लाया था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है हमारा पश्चिमी घाट, इसमें से 100% ये पश्चिमी घाट है, इसमें से 64% जो एरिया है उसमें गडगिल समिति ने कहा कि बहुत ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन राज्यों ने माना नहीं। तो कस्तूरी रंगन समिति है उसने कहा नहीं नहीं, 64% नहीं भाई, 37% जो क्षेत्र है वो संवेदनशील है, बाकी के क्षेत्र पे आप आर्थिक जो हमारी गतिविधियां उन वो कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। कुल मिला के इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये जो जयकर समिति है ये पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, ये भारतीय रोड प्राधिकरण विकास, मतलब कि भारतीय सड़क विकास समिति से संबंधित रखता है। इसमें बात की गई थी कि कौन, मतलब इंजीनियर्स के लिए ये एक समिति थी कि कहाँ पे कौन सी रोड बनाना चाहिए, किस प्रकार की रोड बनना चाहिए, उनकी क्वालिटी क्या होना चाहिए। और ये आज की समिति नहीं है, ये ब्रिटिश इंडिया काल की समिति है। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट और, जो इंडियन रोड कांग्रेस है, इंडियन रोड कांग्रेस आईआरएस, ये देश में राजमार्ग इंजीनियरों के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट मतलब कि बायो से संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस बात का परीक्षण करना है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि यह आरएनए और डीएनए का घटक है। दूसरा कथन कहता है कि यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए संरक्षित करता है। तीसरा कथन कहता है कि यह मंड के रूप में संचित होकर शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। चौथा और आखिरी कथन कहता है कि यह कोशिकाओं और ऊतकों में संरचनात्मक विकास में भाग लेता है।
4 ऑप्शन है, उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है डी। डी से किस प्रकार, कार्बोहाइड्रेट आरएनए और डीएनए का घटक है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए संरक्षण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह मंडक के रूप में संचित होकर शरीर के विकास का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे अभी 3 कथन बिल्कुल सही हो गए, ए बिल्कुल सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया। चौथा देखते हैं चौथा सही है या नहीं। चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि जो कोशिकाओं और ऊतकों में संरचनात्मक विकास का कार्य है वो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता भाई, वो होता है प्रोटीन का। प्रोटीन कार्य करता है कोशिकाओं और ऊतकों को संरचनात्मक विकास देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 5 क्वेश्चन आज हमने ये सॉल्व कर लिए। 5 में से कितने सही हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। 3 या 3 से अधिक, ज्यादा मतलब 3 या 3 से अधिक आंसर आपने सही लगाए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आगे हमारा मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। क्वेश्चन बोलता है कि फूड प्रोसेसिंग के से आप क्या समझते हैं। फूड प्रोसेसिंग से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियां तथा इससे निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित कीजिए। सरल शब्दों में क्वेश्चन बोलता है कि हम जो डब्बा पैक खाना बनाते हैं या कोई भी हम ऐसी चीज बनाते हैं, मान लीजिए कि क्या बताऊं, हाँ मान लीजिए हमने एक ऑरेंज जूस बनाना है, जो माजा आता है ना, माजा, माजा का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने आम तोड़ा, आम को ले गए आप फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, आपने उसका क्या बना दिया, जूस बना दिया, उसको बॉटल में पैक करके आपने उसका नाम रख दिया माजा और उसको बाजार में बेचने लगे। तो इसको कहते हैं फ्रूट को प्रोसेस करना, इसको कहते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो अब क्वेश्चन बोलता है कि भाई फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे मत लिखना आप आंसर में, ठीक है। आपको जो हमारी अच्छी वर्तनी के साथ, आपको अच्छी ग्रामर के साथ इस प्रश्न को लिखना है, बताना है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है क्या, भारत में अभी इसका क्या स्तर है। बाद में पूछा गया क्वेश्चन में कि फूड प्रोसेसिंग से होने वाले लाभों की चर्चा करें। लाभ क्या होंगे कि देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पे फूड इंडस्ट्री है और आप किसान हो, तो आप सीधा कुछ भी उगाओगे, मतलब कि आलू उगाना है, आलू को ले जाओगे आप इंडस्ट्री को दे दोगे, इंडस्ट्री बोलेगा हम चिप्स बना लेंगे। तो कितना अच्छा आसान काम हो गया, आपको बाजार नहीं जाना पड़ रहा है, आपको मंडी नहीं जाना पड़ रहा है आलू लेके या कोई भी आम लेके, जो भी फल है, तो सीधा काम हो गया है। तो इससे लाभ ये है। आपको इसको हानि भी बताना है कि कई बार इंडस्ट्री मना कर देगी कि नहीं ये आपका आलू तो अच्छा है नहीं, इसका साइज अच्छा नहीं है, ये बड़ा नहीं है। तो फिर क्या करेगा किसान, फिर तो किसान को मंडी जाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको लिखना है। और आखिरी में पूछा है कि इससे निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित कीजिए। आपको अपने सुझाव देना है इसमें, इस उत्तर में 250 शब्दों में आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं ये प्रश्नों को, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।